की मंजिल राही को थोड़ा सा जुनून जगाना होता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सॉल्यूशन गुरु ट्रिकी लॉ चैनल में आप सभी का मोस्ट वेलकम है और मैं हूँ प्रतिज्ञा सिसोदिया। हम आपके लिए आज का जो टॉपिक है यह मतलब जीके से लिया गया है, जिसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन जीके, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, सब कुछ हम आपको इस एक ही वीडियो में कवर करवा देंगे वन लाइनर फैक्ट के साथ। वन लाइनर क्वेश्चन है ये और फास्ट आपको करवा देंगे। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऑल स्टेट जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए भी एंड एपीओ एडीपीओ की एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, तो अभी जो पॉलिटी तो सभी एग्ज़ाम्स में आती है और जीके भी आता है, चाहे यूपी एपीओ हो, चाहे बिहार एपीओ हो, चाहे जुडिशरी एग्ज़ाम हो। जुडिशरी एग्ज़ाम में तो कंपलसरी होता है, वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन उसका जुडिशरी एग्ज़ाम का एक पार्ट होता है, उसमें मतलब मेजर एक्ट में शामिल होता है। और पॉलिटी में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो पॉलिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इंडियन पॉलिटी देख लेते हैं सबसे पहले। तो इंडियन पॉलिटी में हम फास्ट करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 1 में क्या दिया हुआ है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिया हुआ है। अनुच्छेद 2 में क्या दिया गया है? नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना दी गई है। अनुच्छेद 3 में राज्य का निर्माण तथा सीमाओं या नामों में परिवर्तन दिया हुआ है। अनुच्छेद 4 में पहली अनुसूची व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ बताई गई है ना। जो फर्स्ट से स्केड्यूल है और जो फोर्थ स्केड्यूल है और जो 2 और 3 की भी बात है, तो उनके अधीन जो विधियाँ बनाई गई है, जो लॉ बनाया गया है, कानून बनाया गया है, उसके बारे में बताता है 4। तो पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी के बारे में बात है। ठीक है, तो मतलब पहली और चौथी का तो संशोधन करने के बारे में बात करता है चौथा। फर्स्ट शेड्यूल का और चौथी शेड्यूल का अमेंडमेंट करने की बात करता है अनुच्छेद 4। और उसके साथ में क्या बात करता है कि 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ। तो ये अनुसूची 2 में और 3 में जो कानून बनाया गया है उसके बारे में बात करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता की बात करता है। अनुच्छेद 6 भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता की बात करता है ना। और मतलब अनुच्छेद 6 में क्या है? जो भारत आए हैं बाहर से जो नागरिक, उनकी बात करता है। और अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता की बात है। 7 में क्या है? पाकिस्तान जो चले गए उनकी नागरिकता का क्या होगा उसके बारे में है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों का नागरिकता उसकी बात करता है। आर्टिकल 8 की बात है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। तो मतलब भारत के बाहर रह रहे, मतलब बिजनेस के लिए चले जाते हैं, है ना, बिजनेस के लिए चले जाते हैं, पढ़ने के लिए चले जाते हैं। तो जो लोग मतलब अस्थायी रूप से चले गए हैं भारत के बाहर, मतलब भारत के रहने वाले हैं, सिटीजन तो इंडिया के हैं, लेकिन वो भारत के बाहर चले गए हैं, तो कितने समय के लिए गए हैं वो वाली बात देखी जाती है। तो भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात है, तो उसके बारे में 8 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता का ना होना। तो विदेशी राज्य की नागरिकता ले लिए जिसने, मतलब जो फॉरेन चले गए हैं, है ना, ये तो टेम्परेरी चले गए और वहाँ के सिटीजनशिप ले लिए, है ना, फॉरेन के सिटीजन बन गए हैं। जैसे अमेरिका की सिटीजनशिप ले लिए तो अमेरिकन सिटीजन हो जाएंगे, तो फिर उनका नागरिक ना होना ये बात है। फिर हमारे इंडियन सिटीजन नहीं रहेंगे ना वो, फिर वो अमेरिका के सिटीजन हो जाएंगे, तो फिर उसकी नागरिकता के बारे में बात बताया गया है 9 में। और मतलब 8 और 9 में फ़र्क ये, दोनों में ही भारत, एक तो भारत के बाहर रहने वाले, तो ये भी विदेश में रहने वाले की बात है, तो लेकिन ये अस्थायी वाली बात है। तो अस्थायी रूप से चले गए हैं तो वो वापस इंडिया में आ जाएंगे, तो इंडियन सिटीजन रहेंगे, उनकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। ये 8 बताता है। और 9 ये कहता है कि विदेशी राज्य की जो उन्होंने नागरिकता ले ली है तो फिर वो इंडियन सिटीजन नहीं रहेंगे, ये वाली बात कहता है 9। दोनों में फ़र्क ये है, बात दोनों एक कह रहा है, लेकिन फ़र्क ये है कि वो स्थायी है और यह अस्थायी वाली है। मतलब 8 वाला तो अस्थायी टेम्परेरी के लिए गए हैं, तो सिटीजन ही रहेंगे वो इंडियन। और अगर हमेशा के लिए चले गए हैं विदेशों में, तो फिर वो वहाँ के सिटीजनशिप ले लिए, तो फिर वो
भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे। तो अनुच्छेद 10 और 11 भी एक जैसी ही बात करते हैं, ठीक है, तो सेम ही बात करता है। तो ये आर्टिकल 8 और 9 सेम है और 10 और 11 सेम है, ठीक है। तो 10 और 10 अनुच्छेद 10 में बताया नागरिकता के अधिकारों का बना रहना की बात करता है। 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। तो अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून का विनियमन। तो अब नागरिकता के लिए जो कानून बनाएगा, जो रेगुलेशंस बनाएगा, वो संसद बनाती है, ठीक है। सिटीजनशिप के लिए जो कानून बनाती है नागरिकता के लिए, वो संसद बनाती है। इसके बारे में 11 में बताया गया है। और अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा दी गई है 12 में। अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियों की बात कही गई है ना। मतलब जो फंडामेंटल राइट से है उनसे अनकंसिस्टेंसी रखती है और उनको कम करने वाले जो लॉ है, ऐसे लॉ को मतलब अमेंड कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, ऐसी बात ये अनुच्छेद 13 कहता है। और अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। और 13 में एक बात और है, मतलब इसमें डॉक्ट्रिन दिया हुआ है ना। एक तो एक्लिप्स का है, एक्लिप्स मतलब ग्रहण का सिद्धांत दिया हुआ है। और इसमें मतलब 2-3 दिए हुए हैं, डॉक्ट्रिन सिद्धांत दिए हुए हैं। उनके हिसाब से ये कानून विधिमान्य माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, उसके बारे में 13 में बताया गया कि संविधान के पहले जो कानून बनाया गया है उसके बारे में, और संविधान मतलब संविधान के बनने के बाद जो कानून बनाया गया है उसके बारे में बात करता है 13। अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता और विधि के समक्ष समता, ये 2 चीज़ें 14 में दी गई है। और इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और अनुच्छेद 15 में दिया गया धर्म, जाति, लिंग पर भेद का प्रतिषेध। तो धर्म, जाति और लिंग पर भेद का प्रतिषेध की बात करता है 15। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत की बात करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत की बात करता है। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता की बात करता है ना। अनुच्छेद 19 वाक की स्वतंत्रता मतलब इसमें सभी स्वतंत्रता शामिल है। 19 में मतलब 19 मतलब स्वतंत्रता की बात करता है। कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? तो अनुच्छेद 19 में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 6 प्रकार की दी गई है। तो इसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच। सेकेंड है पीस, शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन की। और सी में है संगम या संघ बनाने की। डी में अबाध संचरण की, मूव की। और ई में है रिसाइड, निवास करने की। और 6 नंबर का तो अमेंडमेंट हो गया 4th अमेंडमेंट हुआ था 1978 में। तो ये तो अमेंडमेंट हो गया। तो मतलब 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई थी पहले संविधान में, लेकिन ये अमेंडमेंट होने के बाद 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। ठीक है, क्वेश्चन आता है ना कि कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 में, तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो जी नंबर है वृत्ति, ट्रेड की। ठीक है, अनुच्छेद 20 है अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण की बात है 20 में। अभी मैं जैसे इसमें डिटेल में नहीं करवा रही हूँ, आप लोगों को क्लास ज्वाइन करना है तो मैं डिटेल में आपको करवा दूंगी। वैसे हमने अपना ऐप बनाया हुआ है जुडिशरी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और एपीओ एडीपीओ सबकी प्रिपरेशन हम करवाते हैं, ऑल स्टेट जुडिशरी की और ऑल स्टेट की एपीओ एडीपीओ सबकी।
तो आप हमारे साथ जैसे यूपी एपीओ की, बिहार एपीओ की, एमपी एडीपीओ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो हम आपको करवा देंगे। आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं, उसमें सब कुछ आपको सिर्फ 3,000 रुपये में आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। हमारे साथ में कोर्स परचेज़ कर लीजिए 3,000 रुपये में। और ऐप का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सब कुछ आपको टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में अवेलेबल होगा सब कुछ। और इसका PDF वगैरह चाहिए तो वो भी आपको फ्री में अवेलेबल होगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो वहाँ पर मैं मतलब आपको क्लासेस जो करवाऊँगी, लाइव क्लासेस होगी डेली हमारी, और टाइम आपको बता दिया जाएगा सब कुछ। तो आपको हम डिटेल में भी करवा देंगे सारे फैक्ट कवर। अभी हम फास्ट 1 लाइनर क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा सा मैं बताती चलती हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो जाए। तो अनुच्छेद 20 क्या कहता है? अपराधों के दोषविधि के संबंध में संरक्षण की बात करता है। 20 क्या बात करता है? तो इसमें 3 प्रकार के प्रोटेक्शन की बात है। कौन कौन से प्रोटेक्शन दिया गया है 20 में? तो पहला दिया है कार्योत्तर विधि से, और सेकंड दिया है दोहरे दंड से। तो 2 में 2 दिया हुआ है तो दोहरे दंड से, यही याद रखने में ईजी है। और तीसरे में आत्मदोष से संरक्षण की बात करता है। तो ये आत्मदोष से संरक्षण की बात करता है तीसरा। तो 3 जैसे मैं बताती हूँ आप लोगों को, आपको कैसे याद करना है इसे मैं आपको बहुत इजी ट्रिक से बताती हूँ। तो जैसे ये है ना, तो 2 में तो ये 2 हो गया, और 2 में दोहरा है, 3 में आत्मदोष है। तो 3 और जो लिखा है वो 3 के जैसा ही रहता है, तो याद करने में आसानी है कि तीसरे में क्या है, तो आत्मदोष से संरक्षण दिया है, ठीक है। 20 में अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है। और अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार की बात करता है। तो ये किसकी ड्यूटी है? तो ये राज्य की ड्यूटी है, ठीक है। तो शिक्षा के अधिकार के बारे में बात करता है। और ये कब जोड़ा गया है? मतलब 86वां संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है, ठीक है ये। और 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ है ये। उसके बाद आता है, और आपको ये कनेक्शन करना है तो 51 क में भी यही दिया गया है, और 45 आर्टिकल 45 में भी दिया गया है। तो 51A में तो ड्यूटीज़ दिया गया है, 21A में राइट की बात है, ड्यूटी की बात है 51A में। तो और मतलब ये तो राइट है हमारा, 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनका राइट है शिक्षा प्राप्त करने का, 21 क में दिया गया है। और ड्यूटी की बात की गई है कि किसका कर्तव्य है? बच्चों को शिक्षा, मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का जो कर्तव्य है वो पेरेंट्स का है, ये वाली बात करती है 51 क में, है ना। और 45 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल की बात है। तो 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रोवाइड करवाना, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, ये राज्य की ड्यूटी है, ठीक है। ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। तो ये इसके बारे में ये मतलब हो गया शिक्षा का अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 22 कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। तो इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण में मतलब ये पसंद के वकील करने का अधिकार है, और बिना किसी अपराध के, बिना किसी कानून के गिरफ्तारी नहीं होगी, वो वाली बात है, ठीक है। निवारक निरोध कानून वगैरह सब कुछ इसमें दिया हुआ है। तो अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का जो है, बलात्श्रम का विरोध मतलब निषेध किया गया है 23 में। तो ये जो है ना, मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का विरोध जो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है। तीसरा जो राइट है हमें कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें दिया गया है, हर नागरिक को दिया गया है, भारत के हर नागरिक को, मतलब हर सिटीजन को दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो ये 3 में दिया गया है, ठीक है।
मतलब 23 मतलब तीसरा नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट तीसरा नंबर का राइट है। और 23 और 24 दो आर्टिकल है, इनमें दिया हुआ है। तो 24 में कारखानों में बालक का नियोजन का प्रतिषेध है। तो कौन सी एज वाले बालक है? तो ये 14 से कम उम्र के बालक की बात है। कितने एज कौन सी थी इसमें? 14 से कम उम्र के बालक। और अनुच्छेद 25 धर्म का आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता की बात है। तो ये चौथे नंबर का राइट है, फंडामेंटल राइट्स, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक दिया हुआ है। तो 25 में स्वतंत्रता की बात है, धर्म की स्वतंत्रता की बात है ना। तो धर्म का आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता 25 में दी गई है। 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता दी गई है। और जो 27 है उसमें किसी विशेष धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से छूट है। मतलब कोई अपने विशेष धर्म की को इंक्रीज करना चाहता है, उसकी भी वृद्धि करना चाहता है, तो उसमें जो टैक्स से फ्री है, टैक्स से फ्री की बात करता है 27। 28 धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में शामिल होने के बारे में बात करता है 28। उसके बाद जो 5वां नंबर का आता है फंडामेंटल राइट, संस्कृत जो शिक्षा संबंधी राइट की बात करता है 29 और 30 में दिया हुआ है। तो 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात करता है। और आर्टिकल 30 अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। तो अल्पसंख्यक वर्ग जो है उनको राइट है अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने का और प्रशासन करने का। अनुच्छेद 32 तो आर्टिकल 32 ये सबसे मेन राइट, तो ये प्रोटेक्शन करता है फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन के लिए जो दिया हुआ है वो 32 में दिया गया है। ठीक है, तो ये 6ठा नंबर का संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो आर्टिकल 32 में दिया हुआ है। अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार है ना, जो मूल अधिकार है उनको प्रवर्तित कराने के लिए उपचार दिया गया है 32 में। तो 32(1) में सुप्रीम कोर्ट में समावेदन दिया जाता है और 32(2) में रिट निकालने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति की बात करता है। और 32(3) जो है सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का प्रयोग करने के लिए अन्य न्यायालय को संसद सशक्त कर सकेगी, ये वाली बात है। तो कौन किसको करेगी? मतलब सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का प्रयोग हाई कोर्ट भी कर सकता है, ये वाली बात 32(3) में दी गई है। और आर्टिकल 33 में क्या है? मूल अधिकारों को बलों आदि को लागू होने में उपांतर मॉडिफाई संशोधित करने की बात है। मतलब इसमें संशोधित करने की किसको पावर है? मॉडिफाई करने की संसद की पावर, संसद की पावर की बात करता है 33। और 34 क्या बात करता है? जब किसी क्षेत्र में सेना विधि लागू है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार पर निर्बंधन, मूल अधिकारों पर निर्बंधन लगाया जाता है 34 में। तो मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको इसमें वन लाइनर करवा रहे हैं ताकि ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्टार लगे हुए हैं इन पे। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट इनको ज़्यादा फोकस करना है, अच्छे से बेरेक्ट में भी रीड करना है जाकर के आपको। और हमारे साथ स्टडी करनी है हमारे ऑनलाइन क्लासेस में, तो वो भी आप कर सकते हैं। हम यूट्यूब पर भी क्लासेस लेकर के आते रहते हैं, तो आप यूट्यूब पर भी लाइव क्लास में आ सकते हैं, लाइव क्लास देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, आर्टिकल 36 की बात है। तो मतलब 35 है, ये मतलब इम्पोर्टेंट बता रहा है 35 में। तो ये इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है ना, मूल अधिकार, भाग 3 की बात है। तो भाग 3 के जो उपबंध है, जो प्रोविजन से दिए गए, उनको प्रभावी करने के लिए कानून बनाने की बात करता है कि उनको प्रभावी कैसे बनाया जाए, ऐसा कानून बनाता है। कौन बना? कानून तो संसद बनाती है, तो उसके बारे में बात है 35 में। और 36 जो है आर्टिकल 36, इसमें
आर्टिकल 36 में परिभाषा दी गई है किसकी? राज्य की परिभाषा। 12 में भी राज्य की परिभाषा है, 36 में भी राज्य की परिभाषा है। तो ये भाग 4 में आ गए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की बात है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है राज्य की नीति के निदेशक तत्व तो 36 से 51 तक में दिए हुए हैं। तो 36 में स्टार्ट होता है और 51 पे क्लॉज होता है। तो 36 राज्य की डेफिनेशंस की बात करता है और 51 में ड्यूटीज़ मतलब 51 में लास्ट में हमको एक तो फर्स्ट जरूर याद करना है और लास्ट जरूर याद करना है, तो अपने आप पूरा कंप्लीटली याद हो जाएगा। तो जो लास्ट का है 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात करता है 51। तो ये जो हम एक तो यहाँ पे आ गए 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन की बात करता है 40, ग्राम पंचायतों का संगठन 40 बात करता है। और अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन की बात करता है, कृषि और पशुपालन 48 में आ गया है। अनुच्छेद 48 का में पर्यावरण वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात है। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण की बात करता है। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण की बात करता है। तो ये स्टार लगे हुए इंपॉर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट ही करवा देते हैं, बाकी जो बचेंगे वो हम आप लोग रीड कर लीजिएगा। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात है। अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य की बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात है। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति की बात है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति की बात है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की बात है। अनुच्छेद 55 में आर्टिकल 55 में निर्वाचन की जो रीति है उसके बारे में बात है। तो मतलब 54, 55 ये सेम ही बात है, मतलब निर्वाचन की बात करता है 54 और रीति क्या है वो 55 बताता है ना। और मतलब आगे की चीज़ जो है वो 55 बताता है 55। अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि की बात करता है कि भाई निर्वाचन हो गया, रीति किस तरीके से बनाए जाएंगे, और फिर उसके बाद ये आता है कितने समय के लिए, तो 56 बताता है कितने समय के लिए। 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता होगी, वो बन गए हैं एक बार तो, लेकिन फिर से बनाना है तो 57 बताता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो योग्यताएं हैं उनके बारे में 58 बताता है। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, कंडीशन, अब कंडीशन बताता है 59 कि भाई राष्ट्रपति तो बनने की योग्यता क्या है और शर्तें क्या हैं। तो पहले तो योग्य होना की बात है 58 में, फिर उसमें कंडीशन लगाई गई कि क्या क्या कंडीशन है, कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। तो ये 59 में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 60 बताता है राष्ट्रपति शपथ लेंगे ना, लास्ट में जाके शपथ लेने की बात कही गई है कि भाई राष्ट्रपति शपथ लेंगे किसमें, 60 में। 60 का जो साउंड है वो शपथ से शुरू हो रहा है ना, शपथ और 60 का साउंड एक जैसा है, तो राष्ट्रपति शपथ लेते हैं 60 में। अनुच्छेद हम हिंदी इंग्लिश दोनों में इसीलिए करवाते हैं ताकि याद करने में इजी हो जाए, ठीक है। तो जो इंग्लिश वाले हैं बिल्कुल जो मतलब इंग्लिश पे डिपेंड करते हैं, मतलब वो इंग्लिश के सिवा और हिंदी पढ़ ही नहीं सकते, हिंदी कर ही नहीं सकते, तो उन लोगों के लिए बहुत टफ हो जाता है। लेकिन हिंदी वाले इंग्लिश भी कर लेते हैं और हिंदी तो उनको आती ही है, तो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, याद करना चीज़ों को आसान हो जाता है। तो अगला आर्टिकल है अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। तो 61 है, तो जैसे महाभियोग, तो ये जो योग पे मात्रा लगी हुई है 61, तो ये एक मतलब हमको याद रखने में एक हमारे लिए ट्रिक है ना, एक कोड वर्ड की तरह ये काम करता है, हमारे लिए याद करने में आसान बनाता है चीज़ों को, मतलब कनेक्टिविटी लगती है कि हाँ ये एक जैसा लग रहा है 61 और महाभियोग। तो महाभियोग की प्रक्रिया 61 में दी गई है। अनुच्छेद 62 राष्ट्रपति पद पर व्यक्ति को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीतियाँ। 63 भारत का उपराष्ट्रपति होगा, उसके बारे में 63 बताता है 63। अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होने की बात करता है। अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति के पद की रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कार्य की बात करता है।
है ना। 65 क्या कहता है कि भाई राष्ट्रपति जी उपस्थित नहीं है, पद में रिक्ति है, तब उपराष्ट्रपति जी उनकी जगह काम करेंगे, उनके पद को संभालेंगे। ये 65 में करते हैं। और अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन की बात करता है। अब उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन 66 में होता है, वाइस प्रेसिडेंट। अनुच्छेद 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि की बात है, मतलब समयावधि। 67 या 67 है ना, समय अवधि की बात करता है उपराष्ट्रपति जी की। अनुच्छेद 68 तो उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति भरने के लिए निर्वाचन की बात करता है, 68। वही शपथ जो है 69 में ली जाती है ना। राष्ट्रपति जी जो है वो 60 में लेते हैं शपथ, और 69 में 69 कहते हैं जिसे हिंदी में, उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ ली जाती है इसमें। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अन्य आकस्मिकता की बात है तो वहाँ पर भी ड्यूटी का जो है निर्वहन जो है उपराष्ट्रपति जी करेंगे, उसके बारे में 70 में दिया गया है। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय, उसके बारे में 71 बताता है। अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। ये जो स्टार लगे हुए हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पॉलिटी के हिसाब से भी, और कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजर एक्ट के क्वेश्चन आते हैं है ना, मेजर एक्ट में, वो आप उसमें मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जाकर इनको अच्छे से रीड करिएगा, एक एक सेक्शंस को, मतलब एक एक आर्टिकल को, एक एक ड्राफ्ट को, सब कुछ आपको रीड करना है। कौन सा कहाँ से पूछ ले कुछ पता नहीं है, ठीक है। हर तरह से तैयार रहना है आपको, तो कहीं से भी आक्रमण हो जाए आप बस परफेक्ट होके युद्ध करने के लिए जाइए, आपको कोई नहीं हरा सकता। सब तरह से ट्रेन हो जाइए। अब आता है अनुच्छेद 72 क्षमादान की शक्ति। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये क्षमादान की शक्ति 72 में दी गई है राष्ट्रपति जी की। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार की बात करता है। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद की बात है, तो मंत्रिपरिषद सलाह आर्टिकल 74 में देते हैं। किसको देते हैं? राष्ट्रपति जी को देते हैं। अनुच्छेद 75 क्या बात करता है? मंत्रियों के बारे में उपबंध की बात करता है। अनुच्छेद है ना, तो मंत्रियों के बारे में जो उपबंध है, प्रोविजंस किया गया है, वो 75 में दिया गया। और 75 से प्रधानमंत्री को रिलेट कर लीजिए, तो प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया जाता है 75(1) में। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। और अन्य मंत्रियों की प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति हाँ, तो इसमें जो है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति 75 में ही होती है, और ये मंत्रियों के बारे में उपबंध है। इसमें अपॉइंट होना मंत्रियों का, उसके बारे में है 75। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी की बात करता है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है 76। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन, तो भारत सरकार के कार्य का संचालन की बात है 77 में। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने की प्रधानमंत्री की कर्तव्य, तो प्रधानमंत्री की जो ड्यूटी है वो 78 में दी गई है। राष्ट्रपति को जानकारी देने की जो ड्यूटी है, प्रधानमंत्री की कर्तव्य जो है वो 78 78 आर्टिकल में दिए गए हैं। आर्टिकल 79 अनुच्छेद 79 संसद का गठन की बात करता है, तो संसद का गठन कैसे होता है उसके बारे में, संसद के गठन के बारे में बात करता है ये 79 79। तो तीन ये जो ये है इनसे मिलकर बनता है। एक तो 52 में दिया गया है राष्ट्रपति, राज्यसभा 80 में दिया गया है, और लोकसभा 81 में दिया गया है। तो किस किस से मिलकर बनता है? संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है, ठीक है। संसद का गठन ऐसे होता है। तो सरला याद रख लीजिए, सरला से आपको याद हो जाएगा कि संसद का गठन कैसे होता है, 79 में दिया हुआ है।
अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना की बात करता है। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि की बात करता है, कितना टाइम पीरियड होगा संसद के दो सदन जो है उनके दोनों के अलग अलग, जैसे लोकसभा का है तो उसका कितना होगा और राज्यसभा का है तो उसका कितना होगा। तो इसमें जो है ना राज्यसभा का तो विघटन नहीं होता है, 83 में बताया है फर्स्ट इसका क्लोज कि राज्यसभा का तो विघटन नहीं होता है और 1/3 जो सदस्य है ना हर दूसरे साल में की समाप्ति पर निवृत्त हो जाते, रिटायर हो जाते हैं, है ना। राज्यसभा स्थायी सदस्य, इसका विघटन नहीं होता है। उसके बाद जो है सेकंड पॉइंट ये है कि प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक का कार्यकाल जो है लोकसभा का होता है, इसके बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों की योग्यताएं की बात करता है, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या होगी, है ना। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशन और डिसक्वालिफिकेशंस क्या होगी उसके बारे में 84 में बताया गया है। आर्टिकल 85 अनुच्छेद 85 संसद का सत्र, सत्र अवसान और विघटन की बात करता है ना। संसद का सत्र, सत्र अवसान और विघटन कैसे होता है उसके बारे में 85 में बताया गया है। तो इसमें क्या है, इसका जो है ना ये जो राष्ट्रपति अधिवेशन आहूत करता है संसद के सत्र, सत्र अवसान, विघटन के लिए। और आप लोगों से वीडियो मतलब समापन की ओर जा रहा है तो एक आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है, आपको हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए, एक लाइक ज़रूर बनता है मेरे लिए। और अगर आप मुझे एक लाइक के लायक समझते हैं तो आप प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। और आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, सारी वीडियो आपको अवेलेबल हो, कोई भी टॉपिक आपसे मिस ना हो, इसलिए प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 87 अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण की बात है। तो राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, स्पेशल जो अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, जो लेक्चर होता है उसके बारे में 87 में बताया गया है। ठीक है, 87 बताता है। उसके बाद जो 88 है सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के अधिकार। इसमें अब जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना उनके बारे में 76 में बताया गया है, कौन होंगे, कौन अपॉइंट करेंगे। तो और 88 में क्या उनके अधिकार की बात 88 में दी गई। अगर पूछ ले कि महान्यायवादी के अधिकार कहाँ दिए हुए तो 88 में दिए हुए। सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी के जो अधिकार है वो 88 में दिए गए, है ना। तो संसद में बैठक में बोलने का और भाग लेने का अधिकार है, किंतु मत नहीं दे सकता है कौन, महान्यायवादी नहीं दे सकता, मंत्री तो देंगे लेकिन महान्यायवादी से बैठक में बोल सकता है और भाग भी ले सकता है, लेकिन वो अपना वोट नहीं दे सकता है महान्यायवादी। और लास्ट है राज्यसभा का सभापति और उपसभापति के बारे में 89 में 89 में दिया हुआ है, 89 में। तो राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना की 90 बात करता है। तो ये थे हमारे हमने 90 जो है 90 तक इम्पोर्टेंट आर्टिकल डिस्कशन कर लिए, शॉर्ट में 1 लाइन में और कुछ फैक्ट के साथ भी। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आप लोगों को कैसा लगा है आज का वीडियो। तो हम अगला वीडियो लेकर के आए अगले आर्टिकल, इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।